प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार आज वंशागति और विविधता के सिद्धांत के भाग 2 को देखेंगे। प्रथम भाग में हमने देखा था कि वंशागति क्या होता है, मतलब आनुवंशिकी क्या होता है। आनुवंशिकी वंशागति और विविधता को मिला करके बना हुआ है, किस तरह से हम लोग उदाहरण द्वारा देखे हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे मेंडलवाद के बारे में देखेंगे। कहने का मतलब कि यह जो आनुवंशिकी होता है उसको सिद्ध करने के लिए मेंडल ने एक प्रयोग किया और प्रयोग करके सिद्धांत दिया, और वही सिद्धांत और प्रयोग मिल करके मेंडलवाद कहलाता है, मेंडलिज्म कहलाता है। मेंडल का जन्म 1822 से 1824 माने जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये समय है। ग्रीगोर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। यह ऑस्ट्रिया में एक फादर थे, साधु समझिए, चर्च में। वहाँ पर ये चर्च में कुछ खेती भी कर लेते थे, और खेती करने के क्रम में ये विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाते थे। इसी क्रम में मटर के पौधे में उनको कुछ विभिन्नता दिखाई दिया। मैंने अर्थात मटर के जो पौधे थे उस पौधे में उनके जो पीढ़ी थी उसमें कुछ विभिन्नता दिखाई देने लगी। अर्थात वो मान लिया कि लगाते थे लंबे लंबे मटर वाले पौधे, तो उसके बीच बीच में कहीं कहीं नाटे पौधे भी मटर के उगाते थे। वो लगाते थे लाल फूल वाले मटर के पौधे, तो उसमें सफ़ेद पुष्प वाले मटर के पौधे भी उगाते थे। या इसी को आनुवंशिकता को चेक करने के लिए उन्होंने जांच करने के लिए, समझाने के लिए प्रयास किए कि आनुवंशिकता क्या होता है, कि जो पूर्वज होते हैं उनका लक्षण उसके संतानों में जाते हैं, और उसके संतानों में हो सकता है कि अपना पूर्वज जैसा ही लक्षण हो या विभिन्नता भी हो, भिन्न भी हो। ठीक, इसमें कहता है कि 19वीं सदी में के मध्य में ये मेंडल साहब कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक जानकार थे, ज्ञानी थे सभी विषयों के बारे में। और इसी ज्ञानी होने के कारण वो चर्च में फादर का काम करने लगे। इसी आनुवंशिकता को समझाने के लिए इन्होंने 7 वर्षों तक उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद वंशागति के नियमों को प्रस्तावित किया, उनके जो अवधारणा है उसको प्रस्तावित किया। तो ये मेंडल साहब के बारे में और पूरा हिस्ट्री है कि कहाँ पढ़ने गए, क्या करने गए, ये सब अलग बात है। लेकिन जो मेन बात है कि जन्म कब है, मृत्यु कब है, और इनका जो प्रयोग 7 सालों का है वो कब हुआ, और इसी नियम को प्रस्तावित कब किया, तो 1865 में। इतने साल 7 साल में एक्सपेरिमेंट किया, और 1865 में अपना जो ये रिपोर्ट है, समीक्षा जो किए, उसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब कहता है कि इसमें मेंडल द्वारा चयनित पौधा, मेंडल द्वारा किस पौधे को चयनित किया गया अपने प्रयोग में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है उद्यान मटर। ये
वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने किस पौधे का चयन अपने प्रयोग में किया। तो उद्यान मटर, उसका बॉटनिकल नेम भी पूछा जा सकता है, पीसम सैटिवम या सेटाइवम भी बोलते हैं इसको, पीसम सेटाइवम। तो ये उसका नाम है। उसके बाद कहता है कि किस तरह के मटर का, एक संकरित मटर हो जाएगा और एक ये तद्रुप प्रजनन सम मटर। ट्रू ब्रीड लाइन इसको कहते हैं। ट्रू ब्रीड यानी वास्तविक ब्रीड है, ये वास्तविक नस्ल है, ये कोई संकरित नस्ल के पौधे का चुनाव नहीं किए। इनका जो मटर का जो पौधा देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है, मटर का पौधा लाल रंग का फूल का, व्हाइट रंग के, उजले रंग के फूल का ये मटर का पौधा। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि शुद्ध नस्ल वाले मटर के पौधे का इन्होंने चयन किया। अब शुद्ध नस्ल कैसे बनता है, तो देखिए एक और डायग्राम है। इसमें मान लिया कि मटर का पौधा लंबा है, ठीक, तो उस लंबे मटर के पौधे का जो सीड निकला उसको फिर बोया गया। बोने के बाद फिर अगले जनरेशन में वो मटर का पौधा निकला, फिर उसको बोया गया, फिर उसमें नया निकला पौधा, वो भी लंबा हुआ। इस तरह से वो चेक किया गया। मतलब तद्रुप प्रजनन सम वंशक्रम क्या होता है कि वैसा वंशक्रम जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागन करता है और स्वपरागन कर अस्थाई विशेषक, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लंबा है तो लंबा ही रहेगा, नाटा पौधा है तो नाटा ही रहेगा, यानी उसमें कई पीढ़ियों तक वो क्या हो गया, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो उस तरह के पौधे का चुनाव किया। तो इसमें यही देखना है। अगले टॉपिक में देखेंगे हम लोग कि मेंडल ने मटर के पौधे के चयन का क्या कारण था, किस कारण से उन्होंने उसका चयन किया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, क्या कारण था मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया। बड़े बड़े पौधों का चयन क्यों नहीं किया, या छोटे पौधे में भी जैसे धान, गेहूं, मकई ये सब का चयन क्यों नहीं किया, मटर का ही चयन क्यों किया। अब इसे बड़े बड़े पौधे हैं तो मान लें कि आम है या जो बड़ी बड़े पौधे हैं उसका अगर हम मेंडल ने प्रयोग किया होता तो कई जनरेशन मेंडल का समाप्त हो जाता, लेकिन आम का पेड़ में प्रयोग नहीं हो पाता, चूँकि इसमें ऐसा पौधा लेना है जिसका लाइफ साइकिल छोटा हो, जीवन चक्र, यानी वो वार्षिक। तो मेंडल का मटर का जो पौधा है वो वार्षिक पौधा होता है, यानी 1 वर्ष के अंदर वो उनका जीवन चक्र क्या होता है, पूरा हो जाता है। गेहूं का भी हो जाता है चक्र 1 साल के अंदर पूरा, धान का भी हो जाता है। तो उनका चयन क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, तो ये क्या होते हैं, उसमें जो धान और गेहूं है उसमें ये लक्षण नहीं पाया जाता है। मतलब उनमें जो ये विपर्यास विशेषक होते हैं आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, जबकि मटर में वो दिखाई देते हैं। अब विपर्यास विशेषक क्या होता है, तो हर लक्षण का 2 रूप होता है, परस्पर विरोधी विशेषक ट्रेट कहा जाता है उसका। मटर में आसानी से दिखाई दे जाता है, जैसे कि मटर की पौधे की तने की लंबाई, तो तने की लंबाई का मतलब वो एक लक्षण हो गया, और उसकी 2 विशेषक हो गए क्या, कि मटर का जो पौधा है, तना है, वो लंबा है या बौना है।
है ना। उस तरह से फूल का रंग, तो फूल का, मटर का फूल में देखे थे कि फूल का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है और सफ़ेद होता है, माने बैंगनी होता है, वायलेट और सफ़ेद होता है। उसके बाद बीज का रूप, तो मटर का बीज का रूप गोल होता है या झुर्रीदार होता है। बीज का रंग, तो बीज का रंग क्या होता है, पीला होता है और हरा होता है। तो कहने का मतलब कि हर लक्षण का दो रूप होता है जो कि मटर में आसानी से दिखाई दे जाता है, जो कि धान, गेहूं, मकई में इतना आसानी से ये लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो ये कारण ये था कि ये वार्षिक पौधे होते हैं और जीवन चक्र कम होता है। ठीक, उसके बाद ये जो मटर का पौधा होता है बंद होता है, और बंद होने के कारण उसमें स्वपरागन ही होता है, यानी दूसरा गुण जो है, दूसरे मटर के पौधे का परागकण उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये गुण हो गया। उसके बाद ये तद्रुप प्रजनन सम वंशक्रम आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। अभी बताए हैं ट्रू ब्रीड लाइन कि मतलब इसमें जो है हमेशा ट्रू ब्रीड लाइन यानी वास्तविक नस्ल वाले पौधे ये मटर होते हैं, यानी इसमें किसी तरह का मिक्सचर नहीं होता है, संकरण नहीं होता है। कराएंगे तो होगा, प्रयोग करेंगे तो होगा, फूल को खोल करके उसमें दूसरे मटर के पराग कण को उसमें संकरित करा देंगे तो उसको कृत्रिम संकरण कहा जाता है। तो ये गुण होता है इसमें, जिसके कारण इसके जो युग्मक होते हैं हमेशा शुद्ध होते हैं, शुद्धता को दर्शाते हैं। युग्मक में या जो जाइगोट इनमें बनते हैं वो इस तरह से बन सकते हैं। हाइब्रिड कराएंगे तो हाइब्रिड होगा। उसके बाद विपर्यास विशेषक आसानी से दिखाई देते हैं। विशेषक यही देखिए, जैसे कि तना की लंबाई हो गया, तो तने की लंबाई में ये विशेषक हो गया कि वो तना या तो लंबा होगा या बौना होगा। फूल का रंग या तो बैंगनी होगा या सफ़ेद होगा। फूल की स्थिति अक्षीय होगी या अंत्य होगी, ये सब लक्षण पाया जाता है। उसके बाद मटर का पौधा कृत्रिम प्रजनन के लिए सुविधाजनक होता है, क्योंकि इसमें बंद फूल होता है, स्वपरागन होता है, किसी दूसरे का पराग आसानी से इंटर नहीं करता है। तो इसमें प्रयोग करने के लिए इसमें बाहर से हम लोग क्या करते हैं, खोल करके पुष्प को और उसको कैंची या चिमटी की सहायता से उसके नर भाग को हटा देते हैं, जिसको विपुंसन कहा जाता है। आगे देखेंगे कैसे होता है। तो विपुंसन प्रक्रिया द्वारा उसके नर भाग को हटा देते हैं, तब जा कर के दूसरे मटर के पौधे, दूसरे विशेषक को उसमें, पराग वाले को उसमें डाल देते हैं। तो आसानी, ये प्रयोग करने के लिए ये आसान पौधा होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक पीढ़ी में अधिक संख्या में बीजों को प्राप्त किया जाता है। इसमें एक पौधा में देखिएगा मटर में कई बीज प्राप्त हो जाते हैं, जो कि आसानी से दूसरे जनरेशन में जब हम उसको बोएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा संख्या में मटर का पौधा प्राप्त होगा। तो उसके जो लक्षण हैं दिखाई देने वाले, जो ये विपर्यास विशेषक है कि जो लंबा पौधा, नाटा पौधा, लाल फूल वाले मटर, सफ़ेद फूल वाले मटर, इसको आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में बीज प्राप्त होते हैं, यानी जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, प्रेक्षण, वो ज़्यादा मात्रा में इसमें प्राप्त होता है। अब कहता है कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपर्यास विशेषक कौन कौन से हैं। एक तो हो गया कि मेंडल ने कौन से पौधे का चयन किया, तो मटर का। क्यों किया, तो ये सब कारण है। अब कहता है कि मेंडल ने मटर के पौधे में किन किन विशेषकों का चयन किया, तो 14 विशेषक, मेंडल ने 14 तद्रुप प्रजनन विशेषक मटर किस्मों का चयन किया, यानी 7 जोड़ा, जैसे लंबापन और बौनापन, तो एक जोड़ा हो गया।
तो ये आपस में एक दूसरे का विशेषक हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोला जाता है इसको। और इसका लक्षण क्या हो गया? तने की लंबाई। तो मेंडल ने 14 विशेषक का अध्ययन किया, यानी 7 जोड़े लक्षणों का अध्ययन किया। अब लक्षण किसको कहा जाता है और विशेषक किसको कहा जाता है? तो लक्षण हो गया कि कोई आकार की गुणों की वंशागति, कोई भी बाहर से जैसा दिखाई दे रहा है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी उसके जनक से संतान में चला जाए। कोई भी लक्षण, जैसे तने की लंबाई। अब तने की लंबाई का मतलब क्या? या तने की ऊंचाई कह सकते हैं। तो ऊंचाई का मतलब, यहाँ ऊंचाई ठीक लग रहा है लंबाई की जगह। तने की ऊंचाई, तो हाइट का मतलब क्या? या तो लंबा या तो नाटा। तो ऊंचाई हो गया क्या? आकार की और उसकी वंशागति। अब विशेषक क्या हो गया? कि कोई एक लक्षण की वंशागति। ऊंचाई या तो लंबा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होगा, या बौनापन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा। तो उस चार्ट में देखिए, वो जो बना हुआ है डायग्राम, तालिका, उसमें सारा विशेषक दिया हुआ है, यानी एक तरफ लक्षण दिया हुआ है और दूसरे तरफ विशेषक दिया हुआ है। जैसे तने की ऊंचाई, तो लंबापन की नाटापन। उसके बाद फूल का रंग बैगनी या सफ़ेद। फूल की स्थिति, तो अक्षीय या अंत। फली का आकार, फली का मतलब उसमें जो फल होता है, तो कुछ फल जो होता है उसका फूला हुआ रहता है, कुछ सिकुड़ा हुआ रहता है। फली का रंग कैसा है? तो हरा है या पीला है। 2 विशेषक हो गया, हर कैरेक्टर का, हर लक्षण का 2 विशेषक है। उसके बाद बीज का आकार, तो गोल है या झुर्रीदार है या मुरझाया हुआ उसको कह सकते हैं। बीज का रंग कैसा है? तो पीला है या हरा है। तो उस चित्र में ये दिखाया गया है। इसी से हम लोग समझ सकते हैं इसमें कि मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया अपने मटर में। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि मेंडल के इस प्रयोग के सफलता का क्या कारण था। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं कि मेंडल जो प्रयोग किए मटर के पौधे पर, उनके प्रयोग में उनको सफलता मिली। वो जो चाह रहे थे, सोचे थे, उसमें उनको सफलता मिली। तो उस प्रयोग के सफलता के क्या कारण थे? फर्स्ट कारण है क्या? कि मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों वाले मटर को ही चुना, ज़्यादा लक्षण नहीं लिया। माने ऐसा उन्होंने लक्षण को चुना जो आसानी से दिखाई दे सकते हैं, दोनों में अंतर। जैसे तने की ऊंचाई, तो तना या तो लंबा है या नाटा है, आसानी से दिखाई दे। फूल का रंग, तो बैगनी है या सफ़ेद है। तो कहने का मतलब कि उन्होंने ऐसे ही लक्षणों को चुना जो क्या था कि आसानी से उनको दिखाई दे दिया था। अगर थोड़ा जटिल लक्षण लेते तो उसको पहचान करने में क्या होता, परेशानी होता उनको। उसके बाद क्या कहा कि मेंडल ने जो प्रयोग किया वह एक लक्षण को लेकर के किया, ज़्यादा लक्षण नहीं। 7 लक्षण को ठीक है देखा, चुना, लेकिन उसमें से एक लक्षण को चुना, 2 लक्षणों को चुना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लक्षणों को चुना। ज़्यादा लक्षण को एक साथ मिला करके उन्होंने प्रयोग नहीं किया। जैसे एक लक्षण की वंशागति में उन्होंने प्रयोग किया क्या कि लंबे पौधे और नाटे मटर के पौधे को आपस में संकरण करा करके और तब प्रयोग किया, तो वो एक लक्षण का हो गया प्रयोग।
दो लक्षणों का उन्होंने प्रयोग किया कि मटर का जो बीज होता है और मटर का कलर, बीज का कलर, दो लक्षण हो गया। तो दो लक्षणों का प्रयोग किया जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे उसको। तो इन्होंने क्या किया कि ज़्यादा लक्षण को एक साथ खिचड़ी बना करके अध्ययन नहीं किया, अलग अलग किया ताकि उसका रिजल्ट भी क्या आ जाए, साफ आए। तीसरा क्या था कि मेंडल ने आसानी से दिखाई देने वाले, अभी बोले हैं कि जो लक्षण आसानी से पहचान में आ जाए उसी लक्षण पर ही उन्होंने स्टडी किया। जो लक्षण आसानी से नहीं अंतर हो सकता था उस पर उन्होंने प्रयोग नहीं किया। उसके बाद क्या होता है कि सभी लक्षणों में स्वतंत्र अपव्यूहन होता है। अपव्यूहन का मतलब क्या होता है कि जब ये जो लक्षण होते हैं, जैसे 7 जोड़ी लक्षण है, तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, ये 7 लक्षण हो गया। तो मान लिया कि एक मटर के पौधे में ये सारा लक्षण है। मटर का एक मटर का पौधा लंबा भी है, बैगनी भी है, उसमें जो हरा रंग का फल है, गोल रंग का उसमें बीज है और पीले रंग का उसका गोल रंग का उसका बीज है और पीला रंग का उसका बीज है। और दूसरा मटर ऐसा है, बौना है, सफ़ेद है, उसका जो फल है वो पीला है, बीज है मुरझाया हुआ है और उसका जो बीज का रंग है हरा है। तो दोनों लक्षणों को जब एक साथ क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा कि इसका लक्षण, इसका जो विशेषक है दूसरे के साथ चला जाएगा, उसमें नहीं, जो उसका अगला जनरेशन होगा उसमें। तो यही कहने का मतलब है कि ये जो सारे लक्षण थे वो एक्सचेंज होने वाले थे। अगला जनरेशन में लंबा है तो हो सकता है उसके अगला जनरेशन में बौना हो जाए। अगले जनरेशन में मान लें कि गोल बीज वाला है तो हो सकता है कि वो झुर्रीदार हो जाए। गोल और पीला है बीज तो अगले जनरेशन में हो सकता है गोल और हरा हो जाए, या कुछ बीज झुर्रीदार और पीला हो जाए, मतलब आदान प्रदान कर ले। तो ही स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र होता है, अपव्यूहन दिखाई देता है। इसके सारे जो लक्षण होते हैं एक दूसरे से मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सांख्यिकी आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, गणितीय निरूपण विश्लेषण में ही आता है। तो सांख्यिकी विश्लेषण का इन्होंने अपना उपयोग किया, जो डाटा इन्होंने प्रेक्षण लिया उसमें कैलकुलेशन किया, गणितीय निरूपण इन्होंने किया। आगे देखेंगे कैसे होता है गणितीय निरूपण इसका। और मटर का जो पौधा होता है वो संकरण के लिए उपयुक्त होता है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जिसके कारण मेंडल जो है अपने प्रयोग में सफल हो गए। सफलता होने के बाद इनको कोई वैल्यू नहीं मिला। सफलता इन्होंने 1865 में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए कि भाई देखिए हमने ये प्रयोग किया है, अब आप इसकी जांच कर लीजिए। लेकिन इन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी खोज करने के बाद भी इनका कोई वैल्यू उनके जीवन काल में नहीं मिला, मरने के बाद मिला। यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहता है कि इनके जो खोज थे जिसमें ये सफल थे, इनको एकदम कॉन्फिडेंस था, लेकिन इनका कोई जो है अज्ञात या सफलता, यानी इनके प्रयोगों की अज्ञात माने कि रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया। क्यों फेंक दिया गया इसका भी देखिए। उस समय संचार सुविधाएं अच्छी नहीं थी। कोई भी खोज होता है तो तुरंत, आजकल में कोई भी खोज हुआ तुरंत जो है ऑनलाइन डाल दिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम जो भी है इसमें डाल दिए। उस समय ये सब जो कुछ नहीं था, केवल पत्र द्वारा ही प्रेषण होता था, और वो भी बहुत धीमी गति से, जाते जाते कई महीना बीत जाएगा तब पहुँचेगा।
तो इतनी अच्छी संचार सुविधाएं नहीं थे, समाचार पत्र थे लेकिन उतना भी ध्यान देना, एक कारण तो ये था कि उस समय संचार का माध्यम इस तरह से डेवलप विकसित नहीं था। सेकेंड कारण था कि जिस समय ये अपना प्रयोग दिए उस समय डार्विन का एक सिद्धांत आया था जीवन के उत्पत्ति या जीवन के विकास के बारे में। तो सब, वो डार्विन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे, तो जब इन्होंने अपना ये दे दिया सिद्धांत प्राकृतिक चयन का, तो सारे वैज्ञानिक जो है उसी में अति व्यस्त हो गए, उसी के पीछे पीछे खोज में लगे कि ये जो बोले हैं कि प्रकृति द्वारा चयनित होता है और चयन के बाद ही नए नए जीवों का या जातियों का निर्माण होता है। तो अति व्यस्तता के कारण, किनके अति व्यस्तता, डार्विन द्वारा दिए गए ये जो सिद्धांत है प्राकृतिक चयन, उसी में व्यस्त हो गए। जैसे मेंडल साहब का प्रयोग जो है, इनका जो चिट्ठी लिखे थे सब इसी तरह से रद्दी के टोकरी में पड़ा रह गया, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। उसके बाद जो है उनके समकालिक वैज्ञानिक जो भी थे वो ये जो कहे हैं कि जो सांख्यिकी विश्लेषण या जो गणित आधारित जो रास्ता इन्होंने अपनाया, समकालिक बोले कि बायोलॉजी में गणित कहाँ से आ गया, बायोलॉजी में तो डायग्राम होता है या जो उसका आकार होता है, इस अंग का ये है वो है, लेकिन ये मैथ कहाँ से इसमें इंटर करा दिए, जिसके कारण भी ध्यान उन पर नहीं दिया गया। और कारण है कि एक कारण है यहाँ पर कि वंशागति के कारक का कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। मेंडल बोले कि कोई ऐसा कारक है जो उसके जनक से या जनकों से उसके संतान में जाता है, लैंगिक क्रिया या अलैंगिक क्रिया द्वारा। कुछ तो ऐसा है लक्षण या कुछ ऐसा कारक है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिए, कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिला, नहीं दिए, जिसके कारण इनका जो प्रयोग था वो अज्ञात ही रहा, अज्ञातवास में पड़ गया। और नेक्स्ट है कि मेंडल का वैज्ञानिक न होना, यानी मेंडल कोई वैज्ञानिक नहीं थे, जिसके कारण जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो इन पर ध्यान नहीं दिए। ठीक, बेचारे देने के बाद मर गए। सभी लोग साइंटिस्ट जो थे वो डार्विन के खोज में ही लग गए, डार्विन जो दिए थे उसी में लग गए। जब मरने के बाद 3 वैज्ञानिक आए, और ये 3 वैज्ञानिक जैसे कि 1900 में 88 में मर गए हैं, वो लगभग 12 साल के बाद डी ब्रिज, कॉरेंस और वॉन शेरमाक, ये वैज्ञानिक 3 आए और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना अपना अलग अलग, तीनों वैज्ञानिक, मेंडल जो दिए थे प्रूफ अपना कि ऐसे ऐसे होता है, जो अपना सिद्धांत दिए थे उन्होंने अलग अलग किया, और तीनों आदमी का परिणाम एक ही आ गया। तो उनको आश्चर्य हुआ कि वाह, इतनी अच्छी बात बता करके चले गए मेंडल, कोई ध्यान नहीं दिया। तब उनके परिणामों को पुनः निकाला गया और निकाल करके अवधारणाओं को पुनः प्रकाशित किया गया, और 1901 में प्रयोग किए, 1900 में, 1901 में पुनः उसको, और रद्दी की टोकरी से उनका जो नियम था, सिद्धांत था, उसको निकाला गया, और निकालने के बाद उसको मेंडलवाद, मेंडलिज्म दे दिया गया। वही मेंडलवाद है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये जो मेंडल थे इनका कौन सा प्रयोग था, और उस प्रयोग के आधार पर कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिए। तो इनका 2 प्रयोग है, आज लिख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। मेंडल का प्रयोग 2 है। एक है एक लक्षणों की वंशागति, एक जीन की वंशागति। एक जीन माने एक लक्षण होता है,
एक जीन की वंशागति, और सेकेंड क्या है, दो जीनों की वंशागति, यानी दो जीन को लेकर के उन्होंने प्रयोग किया। तो दो जीनों की वंशागति। ठीक, तो यही मेंडल का दो प्रयोग है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इसको एक संकर संकरण कहा जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। ठीक, तो आज इतना ही, इसको नोट कर लीजिए।